हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 11 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर जो खंड बा के अंतर्गत प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का आंसर आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर शामिल किया है, अथवा में भी जो प्रश्न हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, उन सभी को आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें एक बार अपने सभी इष्ट मित्रों में जो बच्चे आपके कक्षा में हैं और आप उनके परम मित्र हैं या नहीं है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आप सभी लोग कोड याद कर लेना। 825 EX कोड का पेपर है और समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। अनुक्रमांक आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड से बिल्कुल सही सही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से 15 मिनट का समय है आपके लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास पेपर को हल करने के लिए। चलिए सामान्य निर्देश भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि इन्हीं के अनुसार तो आपको बोर्ड एग्जाम देना है। पहला है यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने प्रश्न हैं सभी को करना अनिवार्य है। उसके पहले निर्देश दिया गया है कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा प्रश्न नहीं करना है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर के 2 खंड हैं। खंड आ में क्या है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में क्या करना होगा, भरना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल आपको जो OMR सीट मिलेगी उस पर ही आपको उत्तर देना होगा। OMR सीट में आप उत्तर देने के पश्चात उसे काटेंगे नहीं इस तरह से, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। एक बार आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया, उसको ना तो काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का है या 2 या 3 या 4 या 6 या 7 या 8, सारा विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है खंड बा में। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, खंड बा जो होगा इसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर आप एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय तो बिल्कुल आपको नष्ट नहीं करना है, क्योंकि समय बिल्कुल सीमित है। 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको पूरा पेपर हल करना है और उसके बीच बीच आपको कुछ और भी गतिविधियां करनी है, जैसे अटेंडेंस सीट पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और कई जगह हस्ताक्षर आपके होंगे, 2 या 3 जगह होंगे और कुछ चीज़ें और हैं जो करनी पड़ेंगी। तो विशेष ध्यान दें समय का। सबसे पहली बात, आप हो सके तो एक घड़ी लेकर के जाएं बोर्ड एग्जाम में।
और वो घड़ी स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान देना है आप सभी को। और हो सकता है अधिकांश विद्यालयों में तो रूम में, जिस रूम में आपका पेपर होगा उसमें घड़ी लगी होगी, फिर भी आप अपनी तैयारी से जाएं, दूसरों के सहारे नहीं रहना है। चलिए, दिए गए प्रश्नों के दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। खंड आ, यहाँ पर शुरुआत होती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न 8, यहाँ पर ध्यान दें, ये जो प्रश्न हैं ये सभी 11 मार्च 2025 को बिल्कुल 100% आना तय है। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। सामाजिक विज्ञान के मैं कई वायरल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% छपेगा। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, बूर्बो। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों कब किया गया था? सन 1931 ईस्वी में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था सन 1931 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद कर लेना, सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना आप सभी लोग, सन 1945 ईस्वी में। एक प्रश्न और आता है, विश्व व्यापार संगठन। मैंने कहा ना कि यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता चलूंगा मैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर ध्यान देना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसकी जो है स्थापना हुई कहाँ थी? तो यहाँ पर उत्तर होगा जिनेवा में। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए, क्योंकि दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, बेल्जियम। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सत्ता में साझेदारी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके मध्य होता है? तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन होता है यह किसके मध्य होता है? मेरे प्यारे बच्चों,
इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य। प्रश्न अगला है, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर पर गिर गया है? भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर पर गिर गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन 800। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, एक दलीय व्यवस्था देती है। तो एक दलीय व्यवस्था जो होती है यह क्या देती है? अधिनायकवादी व्यवस्था को या राजतंत्र को या लोकतांत्रिक व्यवस्था को या कुलीन तंत्र को? तो एक दलीय व्यवस्था क्या देती है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जहां पर एक दल की व्यवस्था होती है वहां पर अधिनायकवादी व्यवस्था को जो है क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट को मेरे प्यारे बच्चों काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और यह कब पारित हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। एक घटना और हुई थी सन 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। आप लोग याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को कि ये प्रश्न जो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं इस मॉडल पेपर से 11 मार्च 2025 को बिल्कुल 100% यहां से प्रश्न आएंगे। आप लोग बिल्कुल लिख कर रख लो। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार मेरे प्यारे बच्चों होता है किनके मध्य? दो देशों के मध्य। यहां पर ध्यान दें, बी वाला ऑप्शन सही होगा। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी सन 1992 ईस्वी में। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी सन 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक क्या है? यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक, क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है सन 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? इनमें से कौन सी जल संग्रहण विधि है जो राजस्थान में प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गुल। राइट आंसर क्या है? सी वाला ऑप्शन सही होगा, गुल। क्योंकि ये जो है विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है, बाकी जोहड़, खादीन और टाका ये सभी विधियां राजस्थान में प्रचलित हैं। किस लिए? जल संग्रहण के लिए। जल संग्रहण यानी जल को एकत्रित करने की विधियां हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन, ओडिशा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड का कोडरमा जो है यह किसका अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा।
प्रश्न संख्या 16 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे कहते हैं विदेशी निवेश। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, यानी किस फसल की रुपाई होती है? इसका उत्तर होगा इनमें से राइट आंसर बी वाला ऑप्शन होगा सही, गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? एक रोपड़ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1970 ईस्वी में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? इसका राइट आंसर होगा 1953 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वर्ष 1953 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का मामला है, डाकघर भी सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल है, सेल भी सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल है, लेकिन टिस्को जो होता है यह सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके क्लियर होंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग यहाँ पर खंड बा, एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा। खंड बा में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। पहले जो प्रश्न है वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। प्रत्येक और ये बिल्कुल नोट कर लो आप लोग, 11 मार्च 2025 को यही प्रश्न आने हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, एक एक प्रश्न का उत्तर आपके सीधा दिमाग में बैठता चला जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे जब आप खंड बा के प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर खंड बा हेडिंग डाल देना। प्रश्नोत्तर संख्या 1। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 में। पहली शर्त क्या थी? अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना। दूसरी शर्त क्या थी? दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ये 2 शर्तें थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक का अथवा। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा क्योंकि प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। चाहे आप पहले प्रश्न का उत्तर दें या पहले का जो अथवा है इसका उत्तर दें, लेकिन ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। सीधा दिमाग में आपके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो फिर यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा का उत्तर आप यहाँ पर समझिएगा। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है। बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि जो जीवित हैं, बिल्कुल साधारण सी भाषा में, जो जीवित हैं वह क्या हैं? जैव संसाधन हैं, वह हैं जैव संसाधन। और जो निर्जीव हैं वह हैं अजैव संसाधन। क्लियर हो गया? किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके पास। जो जीवित हैं या जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें
जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पशुधन, कोई पशु हो गया, पक्षी हो गया, जीव जंतु कुछ भी हो गया जो जीवित अवस्था में है। मत्स्य जीवन, मछलियां हो गई। प्राणी जगत और वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, फल फूल का पेड़ पौधा, कोई भी लता, कुछ भी हो गया जो जीवित है, जिसकी वृद्धि हो रही, जिसका विकास हो रहा, एवं मनुष्य। तो हम आप सभी जीवित हैं, क्योंकि हम आप जो है क्या कर रहे हैं, वृद्धि और विकास कर रहे हैं आदि। ये सभी क्या हैं, जैव संसाधन हैं। क्लियर। चलिए, अजैव संसाधन क्या हैं? ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं एवं चट्टानें, धातु से बनी कोई अंगूठी हो गई या कुछ भी हो गया धातु से बना, या चट्टानें, ये सभी क्या हैं, अजैव संसाधन हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर आप यहां से समझिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब देश में आर्थिक विकास तेज होता है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समानता तो कायम रहती है, लेकिन आर्थिक समानता कायम नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में सरकार अधिक आय वालों से कर के रूप में रकम वसूल करती है तथा गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई लोक कल्याणकारी कार्य करती है, जैसे सरकारी अस्पताल का निर्माण करना, सरकारी स्कूल का निर्माण करना, जन वितरण प्रणाली की दुकान तथा अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे आर्थिक विषमता में कमी आती है, यानी सभी को कुछ समानता मिल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दें, असमानता और गरीबी कम करने के लिए किए गए उपाय। पहला उपाय क्या है? गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना, ये पहला उपाय है। दूसरा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना, ये दूसरा उपाय है। तीसरा, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि वह पढ़ सकें। चौथा, निर्धन वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना, जो निर्धन हैं और वृद्ध हो चले हैं उनको वृद्धावस्था की पेंशन प्रदान करना। तो ये उपाय किए जा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा का उत्तर आप यहाँ से समझिएगा। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के मध्य विभक्त होती है। प्रायः संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय सरकारें होती हैं। इनमें से या इसमें से एक सरकार देश भर के लिए होती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? एक सरकार देश भर के लिए होती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसके अलावा राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के नित्य प्रति के कार्यों को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य संपादित करती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है, भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकीकृत संघवाद कहा जाता है। दूसरी विशेषता है, कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है इसमें तुरंत बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कठोर है, बदलाव करने के कई सारे नियम लागू होंगे जब कोई भी परिवर्तन होगा। तीसरा है, संघात्मक संविधान ने जो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। चौथा है, शक्तियों का संघ और राज्यों में सम्यक विभाजन है। और पांचवा है, यहाँ पर संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छठा है मेरे प्यारे बच्चों, संघात्मक शासन में संघ और राज्य दोनों की न्यायपालिका एक ही है। और सातवां है, यहाँ पर राज्यों के अपने संविधान नहीं होते। संघात्मक शासन में क्या होता है? सभी राज्यों के अपने संविधान नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कह रहा है, रबड़ की कृषि हेतु
रबड़ की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर आप लोग यहाँ से समझिएगा। मूल रूप से भूमध्य रेखीय फसल रबड़ विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण जलवायु में उगाई जाती है। रबड़ की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अथवा में प्रश्न है, खनिजों का मानव के लिए क्या महत्व है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न के उत्तर को। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ से समझते चलें। प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा का उत्तर, मानव सभ्यता के इतिहास के विभिन्न कालों को पाषाण, कांस्य तथा लौह युग के नाम से जाना जाता है। खनिजों के नाम पर कालों का निर्धारण अपने आप में खनिजों की महत्ता को दर्शाता है। आज तो खनिजों का और भी महत्व बढ़ गया है। पहला, दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध जुड़ा है। दूसरा, यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि मशीनें व यंत्र, रक्षा विद्युत यंत्र, पेट्रोलियम से बने सभी पदार्थ, सोना चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि अनगिनत पदार्थ हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। अगला है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, औद्योगिक विकास का आधार खनिज ही हैं। लोहा और कोयला दो ऐसे, यहाँ पर ध्यान दें, दो ऐसे खनिज हैं जिनके बिना आपको क्या करना है? औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। चलिए अगला है, खनिजों का शक्ति के संसाधनों या साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका विकास किए बिना कोई भी देश अथवा क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि खनिजों का मानव के लिए बहुत महत्व है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका क्या उद्देश्य था? 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका जो है उत्तर आप समझते चलें। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर, केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 और मनरेगा इसे कहते हैं। मनरेगा की विशेषताएं या उद्देश्य क्या हैं? पहला, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। दूसरा, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बेहद इम्पोर्टेंट है, कह रहा है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार समझाइए। 11 मार्च को ये प्रश्न बिल्कुल नोट कर लो, आप सभी लोग, जरूर आएगा। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, भारत में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहले नंबर पर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति में विद्यमान होती है जब एक श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है या कभी कभी ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में, प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में एक काम करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है
उससे अधिक श्रमिक उस काम में लगे होते हैं। यानी 10 आदमियों की जरूरत है और 20 वहां पर लगे हैं या 15 लगे हैं। यदि कुछ श्रमिक हटा दिए जाएं तो कुल उत्पाद में कमी नहीं होगी, यानी जितना माल बन रहा था, जितना उत्पादन हो रहा था, उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन क्या होगा, यदि इनको हटा दिया जाता है तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है और भारत में यह बेरोजगारी 25 तथा 30% के बीच में है। दूसरी है मौसमी बेरोजगारी। ये क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। हम अधिकांश रूप से कृषि करते हैं और कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, मौसम के अनुसार फसलें होती हैं। यह बेरोजगारी एक फसल मौसम से दूसरी फसल मौसम के बीच की अवधि में पैदा होती है। भारत में लगभग 166 लाख लोग मौसमी बेरोजगार हैं। तीसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। भारत में औद्योगिक बेरोजगारी उत्पन्न होने के कई कारण हैं। पहला कारण उत्पादन में पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाना। दूसरा कारण गांव के लोगों को शहर में नौकरी करने आना। और यहाँ पर अगला है गांव के लोगों के शहर में आने के कारण औद्योगिक शहरों में श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है, परंतु भारत में अभी इतने उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं कि बढ़ती हुई श्रम शक्ति को अपने में खपा सकें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 5 और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? 6 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए इसका उत्तर आप समझते चलें। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर, कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। कब? 1920 में। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। हो सकता है आज़ाद करते हैं, हो सकता है आज़ाद कर दें, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग भी दिया था, किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच में उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस में वह अलग हो गए और गर्मपंथी नेता कांग्रेस से जुड़ गए। उधर क्या हुआ, उधर तुर्की और मिस्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। CR दास, DCG पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया, यानी असहयोग आंदोलन का विरोध किया। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने, यानी इन लोगों ने विरोध किया था असहयोग आंदोलन का, इन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या थे? खिताबों तथा मानव पदों का त्याग। जो अंग्रेजों ने खिताब प्रदान किए थे भारतीयों को, जो उनको पद प्रदान किए थे, उनका त्याग करना। स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा देना। सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना। बच्चों को स्कूलों से हटा लेना। अदालतों का बहिष्कार करना। फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि। असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी
जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का खिताब छोड़ दिया जिसे अंग्रेजों ने दिया था। 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना हो गई जो कि कब हुई थी? 1922 ईस्वी में, और इस कारण से महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। ध्यान रहे आप सभी को, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था? तो चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप समझते चलें। प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा, वैसे तो आपको एक ही प्रश्न करना है, चाहे 5 का उत्तर लिखें या 5 अथवा का लिखें, 6 का उत्तर लिखें या 6 अथवा का लिखें। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर करा रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ी जरूर होगी लेकिन इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। तो बिल्कुल स्किप ना करें, एक एक प्रश्न का उत्तर आप समझते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और तीसरा है, युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु धन का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन भी किया गया। विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं के निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका इन दोनों संस्थाओं के निर्णयों को वीटो नहीं कर सकता है। चौथा है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से संबंध था। उस समय $1 की कीमत 25 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। विकेंद्रीकरण क्या है? भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल आसानी से समझिएगा। यहाँ पर जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं या सत्ता का बंटवारा कह सकते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस तरह सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगला है यहाँ पर चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया। 1992 है यहाँ पर में
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होना। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुचित यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर अगला है राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक है। अगला है गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण। ग्राम स्तर पर विद्यमान स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक जो है तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव और अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायत का काम ग्राम सभा पंचायत का जो काम होता है ग्राम सभा, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2-3 बार बैठक करनी होती है। अगला है पंचायत समिति का गठन होना। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी मतदाता करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उसे जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के बीच अधिकारी भी क्या किया जाता है, सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इसी प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा आप लोग ध्यान दें, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में कोई फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा और वो क्या है, गलत है या नियमों का उसमें पालन नहीं किया गया, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह सिर्फ ना जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार क्या करते हैं, इच्छानुसार मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के कानूनों पर खुली चर्चा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हो गया इसका उत्तर, ये तो दूसरी हेडिंग थी। और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी भी होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दें। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और साथ ही क्या होगा, हिस्सेदार बनाने और खुद को निखारने के लिए, यानी खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह शासन व्यवस्था वैध शासन व्यवस्था है। इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है, आप लोग इसका उत्तर समझेंगे यहाँ पर। मृदा अपरदन या भूक्षरण। तो मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है, यानी जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है। यानी भूक्षरण या मृदा अपरदन एक ही चीज है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, मेखला बनाकर, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पर्वतों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा उपाय क्या है, बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। मेरे प्यारे बच्चों, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर यानी पशुओं को चराना मना कर दिया जाए तथा कृषि प्रणाली में कुछ सुधार किए जाएं। इससे भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा है वृक्षारोपण के द्वारा, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 7 का। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा, यहाँ पर ये है प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा। वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। अब यहाँ पर ध्यान दें, संचार के साधन वह साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला है, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित होते हैं।
अगला है मेरे प्यारे बच्चों, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण क्या है? अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन हैं। अगला है, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। चौथा है, युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। किसका? संचार का और परिवहन के साधनों का। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है? विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया हमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, यानी सामान्यतया इसमें किन घटकों को शामिल किया जाता है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना तथा स्वतंत्रता जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। पहला, लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु होना। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरा है शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर होता है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी अधिक ज़्यादा होगी, वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। अगला है प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा का उत्तर आप लोग समझें। वैश्वीकरण क्या है? अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला है उदारीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं, और उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा भी मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे की अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। तीसरा है उन्नत प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण को प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को क्या किया गया है? सूचनाओं को मेरे प्यारे बच्चों तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का निवेश हो गया है। इंटरनेट से हम इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं एवं उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, ये जो है मैंने नहीं लिखा हुआ था यहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख रूप से भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इसके साथ ही व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण में व्यापार एवं निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता की है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, ये सभी प्रश्न मैंने आपको क्लियर करा दिए, एक एक प्रश्न का उत्तर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। कह रहा है मानचित्र से संबंधित प्रश्न है और 9A और 9B, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं और यहाँ पर भी कुल 5 प्रश्न हैं। ये जो है 10 नंबर के टोटल प्रश्न हैं। तो मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे 10 नंबर के होंगे। तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। जय हिंद।